हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। विराट गूगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ फिर कक्षा 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम आपको अध्याय नंबर 5 कराएंगे। एनसीईआरटी यानी हम जो हमारी क्लास है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी है और हिस्ट्री हमारे अतीत के बारे में। हमारा 5th अध्याय है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय। अध्याय 5 में देखेंगे आप राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन था। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हमें अपने शासकों का चुनाव करने जाना है या जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद है कुछ लोग शासक कैसे बने। पहले के जो लोग राजा थे वो कैसे बने शासक। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन यज्ञ था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। यहाँ देखो, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है या ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहार से सम्मानित किया। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और इन सभी योजनाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक जैसा मतलब सिंहासन मान लो या आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यह यानी यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां या रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते होंगे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ पुरोहित यानी सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूजा या पूरी प्रक्रिया को देखना भरा था, यानी भार था। राइट। राजा के ऊपर जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था क्योंकि उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का
काम वेदों का अध्ययन यानी अध्यापक और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिला था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। जो शूद्र थे वो नीच जात के थे, तो वे क्या करते थे, वर्गों की सेवा। उन सभी राजा यानी कि दासी जो होती हैं वे दासी कहलाती थी, यानी कौन, शूद्र, और दास कहलाते थे। राइट। अब इधर देखते हैं हम चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र एक ऐसा, जैसे सोने का, मान लो चांदी के जो बर्तन, सोने के बर्तन होते हैं, और इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं हमारे खोजकर्ताओं को। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों यानी खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। राइट। आगे देखते हैं। ये है चित्रित धूसर। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शब्द का अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी कि जहाँ समाज होता है और उस समाज में कोई मुखिया होता है या फिर प्रधान होता है, और इसी तरह वे राजा कहा जाता था। राइट। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में भी दिखाएंगे, ऐसे दो लोथल है, बदरंगा है ना, हल्दी घाटी है, एंड झेलम नदी है। ये क्या थे, ऐसी जगह खोजकर्ता गए और उनकी खोज पूरी हुई। पुरातात्विदों ने, यानी जो पुरातात्विद थे, उन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जहाँ पर जो लोग रहते थे उन बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जी खेड़ा, यानी अंतर जी खेड़ा नाम से क्या है, स्थान है। इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। किसमें? झोपड़ियों में। और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। और वहाँ चावल, गेहूं, धान और जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को भी उगाते थे। यानी कौन कौन सी जगह पर? देखो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में पुराना किला और पास ही हस्तिनापुर और अंतरजीरखेड़ा, ये क्या थे? प्रमुख थे। खुदाई से क्या पता चले थी। और वहाँ क्या थी? झोपड़ियाँ रहती थी पहले। जब खुदाई में पता चला तो क्या? झोपड़ियाँ निकली, पता चला। आगे देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रधूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें या इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जो चित्रकारी की गई है वो ज्यामितीय रेखा के रूप में है। जो हमारी ज्यामिति होती है, बीजगणितीय होती है ना, जियोमेट्री है, पेरीमीटर है ना, उसमें क्या है कि हम क्षेत्रफल, भूमि मापन करते हैं और उस हिसाब से उस पर चित्रित धूसर पात्र पर उस तरीका के माप मिले हैं। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में भी देखेंगे 5 यानी 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे हमारी दिल्ली राजधानी। राइट।
कई राजधानियां में किलेबंदी की गई, क्योंकि अर्थात इनकी चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। राइट, आगे देखते हैं। यहाँ देखो मानचित्र है, ये देखा गंगाधार और झेलम नदी, तक्षशिला, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी, हस्तिनापुर जो मैंने बताया था, कौशल, गंगा नदी ये हमारी है माता। हम देखते हैं यहाँ से, ये है झेलम नदी और तक्षशिला। तक्षशिला और झेलम नदी और रावी नदी और चिनाब नदी, ये झेलम नदी यानी पोरस। तक्षशिला क्या है कि जहाँ पर सिकंदर जब आया था मैसेडोनिया से, तो सिकंदर ने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था और उसकी हुकूमत होने लगी। जब देखा उसने कि अभी हिंदुस्तान रह गया है, तो हिंदुस्तान पर भी उसने आक्रमण किया। तो वो कहाँ पर आया? झेलम नदी पर आया और झेलम नदी पर उसने युद्ध लड़ा और तक्षशिला ने उसका साथ दिया। और पोरस वहाँ का राजा था। झेलम नदी के पास जो गांव था यानी कि राज्य था, वहाँ का वो राजा था। अब हम आगे देखते हैं और देखो इधर ये क्या है? अरब सागर है, हमारी पृथ्वी है और उसके नीचे यानी दक्षिण में, नीचे अरब सागर है, दक्षिण में ये श्रीलंका है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। राइट, यहाँ पर देखो। अब हम आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोग या लोगों के अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी स्मृति और शक्ति का प्रदान भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था या सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री और पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें औजार की भी ज़रूरत पड़ती है और मजदूर की भी। यहाँ देखते हैं कौशाम्बी किले की दीवार। यह दीवार है कौशाम्बी किले की। यहाँ पर जो दीवार बनाई है, सीढ़ी जैसी ईंटें लगाई हैं। ये देखो, ये सीढ़ी जैसी ईंटें लगाई हैं और ये पत्थर है और ये चिनाई हो रही है, यानी सफाई चिनाई कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर देखते हैं चित्र। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है ये, यानी ये अवशेष है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। समझ रहे हैं ना आप कि कितने? 2500 साल पहले। राइट, यहाँ पर देखते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 77 पर चित्र के देखो में मिलेंगे आपको, मैं दिखाऊंगा के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। राइट, आगे क्लास में, आगे जो क्लास आएगी, अध्याय जो आएगा 8 में, उसमें पढ़ोगे। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे।
यानी महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी। राइट, ध्यान देखो। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। राइट, क्योंकि जब सेना पाली राजा ने तो सेना को वेतन भी चाहिए, और वेतन चाहिए तो वेतन कहाँ राजा अपने घर से थोड़ा ही देगा। तो राजा ने सोचा क्यों ना कर वसूला जाए, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये। राइट, उसे कर को कहते हैं टिथ। टिथ नाम से आप पढ़ोगे 9th क्लास में आएगा, और उसमें भी पढ़ाऊंगा। से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, यानी गेहूं, मक्का, बाजरा जो भी फसल होगी उस पर क्या लगाए गए थे? कर लगाए गए थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पन्न या उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, यानी टैक्स कहते हैं उसे, हम जीएसटी कहते हैं अब इस। आखेटकों, यानी आखेटक कहते हैं उन्हें जो शिकार करते हैं। संग्रहकों, यानी जो अपना धन इकट्ठा करते हैं और अपनी मेहनत का जो धन इकट्ठा करते हैं उन्हें कहते हैं संग्रहकों। को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी जो आखेटक थे, शिकारी थे, और संग्राहकों को इन्हें कीजिए क्या करते थे, जो अपन जंगल से लेकर आते थे 10, तो 10 में से इन्हें एक देना पड़ता था, यानी कि जो भी शिकार करके लेकर आते थे। राइट, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा चैप्टर इतना ही है। अब ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेकर आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।